नमस्कार, मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। बुलेटिन में दिखाएंगे हरियाणा की तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। चुनाव समिति की बैठक संपन्न, 17 उम्मीदवार चुनाव लड़ने के इच्छुक। गोविंद कांडा के नाम पर भी हुई चर्चा। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश, योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करें अधिकारी। जागरूक करने के चलाए जाएं विशेष अभियान। धान खरीद शुरू होने के बावजूद किसान नाराज, सरकार पर लगाया मनमानी करने का आरोप। कहा अगर शर्तें नहीं हटाई गई तो फिर करेंगे रोड जाम। ई श्रम पोर्टल किया गया लॉन्च, श्रमिकों को डेटाबेस तैयार करने को मिलेगी मदद। श्रमिकों को मिल सकेगा विभिन्न योजनाओं का लाभ। कुरुक्षेत्र में सालों से चल रहा प्रेरणा वृद्धाश्रम, अपनों से ठुकराए बुजुर्ग को दी जाती है पनाह, गरीब बच्चों को भी किया जाता है शिक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि चुनाव समिति की बैठक की गई है और इसमें हमने जिला अध्यक्ष, सांसद, प्रभारी सभी को आमंत्रित किया था। कृष्ण पवार, रणबीर गंगवा, कर्णदेव काम्बोज भी साथ थे और जो कल ऐलानाबाद जाकर आए थे और चुनाव समिति ने सबको सुना है और उन्होंने कहा है कि 17 उम्मीदवार चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। चुनाव समिति ने विचार करके हेरारकी बनानी है और धनखड़ ने कहा है कि समिति ने इसका फैसला मुझ पर और मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया है। केंद्रीय नेतृत्व से वो बातचीत करेंगे, जैसे ही केंद्र से समय मिलेगा उनके समक्ष अपनी बात रखेंगे। साथ ही गोविंद कांडा के नाम पर भी चर्चा हुई है। गोविंद कांडा बीजेपी के सदस्य हैं। सिरसा में आज ही उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। धनखड़ ने कहा है कि अब चुनौती अभय चौटाला के लिए है, क्योंकि उन्होंने सीट छोड़ी थी। हमारे लिए तो अवसर है और इस अवसर को हम उपलब्धि में बदलेंगे। पार्टी की प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक थी। इस बैठक में हमने हमारे वहां के जिला अध्यक्ष, वहां की सांसद, वहां के जिला के प्रभारी आदित्य जी, सुनीता दुग्गल, अमरपाल राणा जी, इनको भी आमंत्रित किया था। इन सबको बड़े ध्यानपूर्वक सुना है। कल हमारी टीम वहां थी, जिसके नेतृत्व सुभाष बराड़ा जी कर रहे थे। उस टीम में कृष्ण पवार जी, रणबीर गंगवा जी, कमल गुप्ता जी, कर्णदेव जी, इनमें से कर्णदेव जी के अतिरिक्त सब इनके साथ गए थे। इस टीम को भी हमने आमंत्रित किया था, जो कल ऐलानाबाद जाके आई थी, कि भाई कुरुक्षेत्र में धान खरीद शुरू हो गई है, लेकिन किसान अभी भी परेशान हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार बस किसानों को परेशान करना चाहती है। वहीं किसानों ने चेतावनी भी दी है कि अगर शर्तें नहीं हटाई गई तो फिर से रोड जाम करेंगे और एक बार फिर किसान और सरकार आमने सामने होंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि ये कैसा नियम है जहां सरकार बताएगी कि कब धान कटवाएं और अनाज मंडी लेकर आएं। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों को कृषि और धरती के बारे में नहीं पता है। अब धान जिस समय के अनुसार लगी है उसी समय के अनुसार कटेगी। साथियों, पता नहीं है सरकार क्या सोचती है, किस तरीके से सोचती है। इन्होंने किसानों को परेशान करने का ठेका ले लिया है। अब की बार एक तो 25 क्विंटल की कैप लगा दी है कि 1 एकड़ से 25 क्विंटल धान बिकेगी, जबकि हरियाणा में पिछले साल 33 क्विंटल का जो था वो ऑर्डर था, 33 क्विंटल पिछले साल पर एकड़ खरीदी थी। और दूसरा ये कर दिया है कि अब आपको सरकार बताएगी कि आप किस दिन धान कटवाना। ये इतने डल अधिकारी, इतने पता नहीं कैसे लोग इन्होंने बैठा दिए हैं कुर्सियों के ऊपर, जिनको पता ही नहीं कुछ जमीन के बारे। अब वो धान सरकार की तरीके से पकेगी क्या? धान तो जिस दिन लगाई है उस तरीके से पकेगी। ये कहते हैं हम तरीके बताएं कि आप किस दिन धान ले आओ, कैसे बर्दाश्त होगा? हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि दोनों चीजें तुरंत बंद कर दें। तो पहले गेट पास में दिक्कत आ रही है। गेट पास
क्योंकि मैसेज का नहीं पता किस पे आ रहा है, बोले किसान है अनपढ़ है, किसी को नहीं पता। एक ये 25 क्विंटल वाला दे रही है, तो मेरे खेत में 32-35 क्विंटल हो रही है, मैं बाकी कहाँ गिरूँ? आप ये बताओ कि बाकी चीजें हम कहाँ लेके जावें? ये तो इन्होंने सरकार ने हाइब्रिड क्वालिटी तैयार करके हमें बीज दे दिए, वो 35 क्विंटल निकल रही है, 10 क्विंटल कहाँ लेके जाए हम? अब आड़ती कह रहा है कि मैं तो उतनी तो लूँ जी जरा गेट पास आया है, बाकी चीजें हम कहाँ लेके जाए? बता दो हमारे को सरकारी। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां हरियाणा में 2 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हरियाणा में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लगातार कोरोना के मामलों को कम देखते हुए कुछ रियायत दी गई थी, लेकिन अब फिर से 2 सप्ताह का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 18 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है और हरियाणा सरकार ने ये आदेश जारी किया है। वहीं मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी जिला उपायुक्तों को ये आदेश दिए हैं और हरियाणा पुलिस महानिदेशक को भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां पर 2 सप्ताह का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लगातार कोरोना की महामारी का प्रकोप को फैलता देख अब हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है, जिसके तहत अब 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है और महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 18 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है। इसी के साथ ही हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया है। वहीं मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी जिला उपायुक्तों को भी आदेश दे दिए हैं और इसके साथ ही हरियाणा पुलिस महानिदेशक को भी आदेश जारी किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी जिला उपायुक्तों को आदेश दिए हैं। हरियाणा पुलिस महानिदेशकों को भी आदेश जारी कर दिया गया है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 18 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है। हरियाणा में 2 सप्ताह का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 18 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। हरियाणा सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं और इसी के साथ ही मुख्य सचिव विजय वर्धन ने भी सभी जिला उपायुक्तों को आदेश दे दिए हैं और हरियाणा पुलिस महानिदेशक को भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हरियाणा से, जहां पर 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि लंबे समय से कोरोना की महामारी की मार झेल रहे हैं लोग, जिसके चलते लगातार लॉकडाउन का प्रकोप बना हुआ है और इसी के साथ ही अब कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जहां पर 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बता दें आपको कि त्योहार नजदीक हैं, ऐसे में त्योहारों को देखते हुए लगातार अलर्ट मोड में सरकार नजर आ रही है, हरियाणा सरकार, जिसके तहत अब हरियाणा सरकार ने 2 सप्ताह का लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है और हरियाणा सरकार ने इसी के तहत आदेश भी जारी कर दिए हैं और मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी जिला उपायुक्तों को आदेश दे दिए हैं। बढ़ते हैं आगे, जहां किसानों द्वारा किए गए आंदोलन के बाद बेशक अनाज मंडी में धान की खरीद का काम शुरू हो गया हो, लेकिन किसान कहीं न कहीं अभी भी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और सरकार के आदेशों के बाद धान की खरीद के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे और धान की नमी की जांच करनी शुरू की गई थी, जिसमें अधिकतर धान में नमी ज्यादा पाई गई, जिसके कारण कुछ ही किसान की धान की खरीद की गई है। फिलहाल किसानों का कहना है कि पिछले साल की तरह नमी की धान की खरीद की जाए, तो वहीं प्रति एकड़ 33 क्विंटल निर्धारित किए जाएं, जिसे सरकार ने अभी 25 क्विंटल कर रखा है। फिलहाल किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अभी भी उनकी मांगे नहीं मानी तो एक बार फिर आंदोलन होगा। अंदर दिक्कतें एक तो ब्यौरे की थी, ब्यौरे के अंदर जो 1 तारीख को मैसेज थे वो ब्यौरे की समस्या हल होगी और एक 25 क्विंटल जो इन्होंने रखी है, सबसे बड़ी समस्या हुआ कि 25 क्विंटल से ज्यादा हम नहीं लेंगे, पर औसत आवज 30 क्विंटल से ऊपर पड़ रही है। तो और एक मॉइस्चर किया 19 मॉइस्चर तक हमने बात किया है, वो कह रहे हैं हमारे पास 19 मॉइस्चर की कोई वो नहीं है, मैसेज नहीं, 17 मॉइस्चर तक लेने के वो है। तो बस यही अभी 2-3 समस्याएं हैं। अब गेट पास कट रहे हैं, जो से लोग आज 2 तारीख के मैसेज आए थे उनके भी गेट पास कट रहे हैं, जो 3 तारीख के हैं उनके भी गेट पास कट रहे हैं। ये भी बात हुई है सेक्टर के हिसाब से, 2 हमारी समस्या थी कि 19 मॉइस्चर और एक ये जो 25 क्विंटल का 25 क्विंटल का कहते हैं हमारे हाथ में है नहीं। ये देखो, कल जो बयान मुख्यमंत्री के आए हैं उन्होंने ये कहा था कि जो पिछले वाला शेड्यूल है, पिछले साल वाला 2020 के अंदर जो शेड्यूल था, उसी शेड्यूल के ऊपर जो धान की फसल है वो बिकेगी। और आज ये कह रहे हैं कि जी 17 मॉइस्चर हमारे पास तो ऑर्डर आया है और 25 क्विंटल का। अब 25 क्विंटल में तो बात नहीं बढ़ती, अब किसी के पास 30 क्विंटल भी निकल रहे हैं, किसी के पास 32 क्विंटल भी निकल रहे हैं।
किसी किसी को 35 क्विंटल भी निकल आया, तो उस फसल को कहाँ ले जाएगा किसान? इसका तो कुछ ऐसा भी कोई किसान के पास कोई अपना गोदाम नहीं है जिसमें जमा कर ले, और जमा करके भी क्या करेगा? उसको कोई हल ही नहीं है। हरियाणा के जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी और सिंचाई एवं जल संसाधन विभागों के अतिरिक्त तो आपको बता दें कि अभी भी संतुष्टि किसानों में नजर नहीं आ रही है और धान की खरीद का काम शुरू हो गया है। और किसान द्वारा किए गए आंदोलन के बाद अब अनाज मंडी की धान की खरीद का काम शुरू तो हो गया है, लेकिन किसान अभी भी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और सरकार के और इसी बीच किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां पर 3 अक्टूबर से धान की खरीद को शुरू कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर किसानों के लिए अब अच्छी खबर सामने आ रही है और धान की खरीद 3 अक्टूबर से शुरू हो गई है। सीएम मनोहर लाल ने इसका धन्यवाद किया गया है। सीएम मनोहर लाल को धन्यवाद किया गया है किसान द्वारा और बीजेपी किसान मोर्चा हरियाणा प्रदेश के पदाधिकारियों ने धन्यवाद किया है। वहीं केंद्रीय मंत्रियों से बात कर 3 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू कराई गई है और आपको बता दें कि सीएम ने इस पर कहा है कि किसानों की वाजिब मांगों और हकों के लिए भी डटकर सरकार खड़ी रहेगी। 3 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू की गई है, जिसके चलते अब किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है और इसी के चलते सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद भी किया गया है। बीजेपी किसान मोर्चा हरियाणा प्रदेश के पदाधिकारियों ने सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद किया है। केंद्रीय मंत्रियों से बात कर 3 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू कराई गई है। सीएम ने कहा है कि किसानों की वाजिब मांगों को और हकों के लिए डटकर सरकार खड़ी रहेगी लगातार और अब इसी के चलते किसानों में थोड़ी खुशी की खबर सामने आई है और 3 अक्टूबर से यानी कि आज से अब धान की खरीद शुरू कर दी गई है और बीजेपी किसान मोर्चा हरियाणा प्रदेश के पदाधिकारियों ने इसी के चलते सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद किया है। केंद्रीय मंत्रियों से बात कर 3 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू कराई गई है और इसी के चलते सीएम ने कहा है कि किसानों की वाजिब मांगों को और हकों के लिए भी सरकार डटकर खड़ी रहेगी और सरकार हमेशा किसानों का साथ देती रहेगी। हरियाणा के जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी और सिंचाई एवं जल संसाधन विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो अटल भूजल जल जीवन मिशन, सूक्ष्म सिंचाई जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाएं, जिससे राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के हर घर नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में हरियाणा देश का एक श्रेष्ठ राज्य बन सके। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई गई है और पानी समितियों के साथ किए गए वर्चुअली संवाद में हरियाणा की तरफ से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि विज्ञान के विद्यार्थियों को पानी की गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रेरित किया जाए और पानी के नियमित सैंपल लिए जाए। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा तालाब प्राधिकरण द्वारा भी प्रदेश के तालाबों के पानी को उपचारित कर अन्य कार्यों के लिए उपयोग किए जाने की योजनाएं बनाई जा रही है। जल जीवन से जुड़ी सभी योजनाओं और कार्यक्रमों को समेकित किया जाए तो बेहतर परिणाम मिल सकता है और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज लॉन्च किए गए जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप को विभाग के पोर्टल पर अपलोड करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा जानकारी इस मिशन के तहत प्राप्त की जा सके। अभय चौटाला ने कहा है कि महापंचायत की सर्वसम्मति से ऐलानाबाद उपचुनाव के उम्मीदवार पर फैसला हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि किसान आंदोलन के समर्थन में उन्होंने इस्तीफा दिया था और लोगों ने मुहर लगाई थी, जो आपका फैसला होगा उसमें हम आपके साथ देंगे। किया था तब भी लोगों से पूछ के किया था और लोगों ने इस बात पे मोहर लगाई थी कि आप इन 3 कृषि के काले कानूनों के खिलाफ जो फैसला लोगे हम आपके साथ हैं। और उस वक्त मैंने सब साथियों से विचार विमर्श करके रिजाइन करने का काम किया था। अब भी मैंने और पार्टी ने ये फैसला फिर इलाहाबाद हल्के के लोगों पे छोड़ दिया और आज आपने देखा कि किस तरह से हजारों लोग जो है इस चोपड़ा की मंडी में इकट्ठे हुए, जिन्होंने स्वयं अपनी एक महापंचायत बुलाई
ये कोई पार्टी के बैनर के नीचे का कार्यक्रम नहीं था। ये लोगों का अपना एक कार्यक्रम था। उन्होंने तो हमें आमंत्रित किया कि हम अपना फैसला आपको सुनाना चाहते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है, जहां असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को अब ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने पर सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि जिले में असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण करने के लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल से जोड़ा जा सके। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग के नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कार्यक्रम के तहत कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ये कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा श्रमिकों को गांव-गांव जाकर जागरूक किया जा सकता है और जिससे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने पर उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा सके। साथ ही कैंप लगाकर श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले जागरूक किया जाए। साथ ही मंत्री भूपेंद्र यादव ने पराली के साथ ही वायु प्रदूषण के दूसरे कारणों को लेकर राज्यों को सतर्क किया है, जहां उन्होंने धूल से होने वाले प्रदूषण पर पैनी नजर रखने के साथ ही सभी राज्यों से इसकी कार्य योजना भी तैयार करने को कहा है। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के द्वारा स्थापित लेबर ब्यूरो जो है, ये हिंदुस्तान का एक ओल्डेस्ट प्राइम इंस्टीट्यूशन है। सरकार ने लेबर ब्यूरो को 3 बड़े सर्वे करने का भी काम दिया है। एक सर्वे कोविड-19 में जो माइग्रेंट वर्कर थे, उनकी स्थिति का अध्ययन करने का काम लेबर ब्यूरो को मिला है। दूसरा, डोमेस्टिक सर्वेंट जो होते हैं, उनकी भी कंडीशन को सर्वे करने का काम लेबर ब्यूरो को दिया है। तीसरा, जो सबसे बड़ा काम इस समय लेबर ब्यूरो ने करना है, वो एम्प्लॉयमेंट का इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे है। कुरुक्षेत्र में देश के विभिन्न राज्यों से अपनों से ठुकराए बुजुर्ग लोगों के लिए जिस तरह अति आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रेरणा वृद्धाश्रम सालों से संचालित किया जा रहा है, उसी प्रकार प्रेरणा वृद्धाश्रम में बच्चों में भारतीय संस्कृति और संस्कारों से युक्त शिक्षा देने के लिए प्रेरणा संस्कार केंद्र भी चलाया जा रहा है। ये शहीदों का जो स्मारक है वो भी देखा है, एक छोटा सा स्कूल जो चलाते हैं, और ये सारा वृद्धाश्रम देखा है। मैं समझता हूँ कि आज के युग में इस तरह के सामाजिक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और आने वाले समाज के लिए जो इनका योगदान है वो हमेशा याद रखेगा। कि आप सभी जानते हैं कि कोविड महामारी के कारण ना सभी स्कूल, सभी संस्थाएं, सभी कॉलेज, सभी संस्थान बंद हो गए थे। हम भी उसी का शिकार हो गए और लगभग 1.5 साल हम जब तक कोविड रहा हम भी मजबूर रहे। अब हमने इसको आज इसका विधिवत पुनः आरंभ कर दिया है, और खुशी इस बात की है कि उसका शुभारंभ करने के लिए मेरे एक बचपन के दोस्त प्रवेश शर्मा जी, जो आजकल निदेशक हैं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के, वो इस कार्य के लिए आए हैं। और खुशी इस बात की और भी ज्यादा है कि उनके साथ और भी उनके 2 साथी आए हैं, और उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, उनसे मार्गदर्शन मिला है। और मैं समझता हूँ कि जो काम अब दोबारा शुरू किया हमने, बच्चे फिर से उन्हीं ऊंचाइयों पे पहुंच जाएंगे जहां पे हम चल रहे थे। आपको पता ही है, पहले हमारा एक बच्चा जो है ना DRDO में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, उस पद पर विराजमान है। ये जो प्रेरणा के दर्शन यहाँ पे उपलक्ष्य में आए हैं, पहले तो मैं इन सब का बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने हमें यहाँ पे आमंत्रित करके हमारी शोभा बढ़ाई। शायद कभी हम यहाँ पे आके कभी मौका ही नहीं मिलता, बट यहाँ पे आके मुझे ये नहीं लगता कि हमारे शरीर को सुकून मिला, मुझे तो ये लगता है कि हमारी आत्मा को बहुत सुकून मिला है। रहा सवाल जो यहाँ की मेंटेनेंस है, मतलब यहाँ पे जो भी रह रहे हैं, चाहे वो मजबूरी की वजह से रह रहे हैं या किसी भी वजह से रह रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि वो जैसे अपने परिवार में रहते हैं और जो उनका पालन। इसी के साथ हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए साधना प्लस न्यूज के साथ। नमस्कार।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती?